Hello everyone, very good morning all of you, and I hope you all are doing great. So welcome back to another session of reasoning for your RBI Grade B 2025 examination. So ये हमारा QRE 360 degree series चल रहा था, and in this particular section we are going to discuss both puzzle and sitting arrangement type of questions. ठीक है, so आज start करते हैं. Basically हमने sitting arrangement and puzzles individually पहले cover कर लिया है. मैंने बिल्कुल starting मैं आपको बेसिक ही क्वेश्चंस कराए थे, बहुत हार्ड लेवल नहीं कराए थे, और उसके बाद हमने 1 और 2 क्वेश्चंस थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल भी यहाँ पे डिस्कस किया था. सो आई होप यू हैव प्रैक्टिस थ्रू दोज वीडियोस ऑल्सो. अगर आपने इससे पहले की जितनी भी वीडियोस अभी तक हो गई हैं नहीं देखी हैं तो ज़रूर गो थ्रू कीजिए एंड देन कम टू दिस पार्ट. ठीक है, चलिए. सो वी विल स्टार्ट द सेशन, बट बिफोर, if you are someone who is looking for a course, and if you are someone who wants to prepare very smoothly for RBI examination for 2025, so you can enroll in our course, and for this you can check out our demo lessons. तो ये demo lessons आप इस free course for RBI grade B और A 2025 से चेक कर सकते हो. इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी. फॉर एग्जांपल जैसे आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाएगा, आपको स्ट्रेटजी पता चल जाएगी, यू विल नो द सोर्सेज ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, एंड देयर विल बी डिफरेंट डेमो लेसन्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. जैसे आपको मैनेजमेंट के डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पे फाइनेंस के डेमो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ASI के मिलने वाले हैं, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के भी डेमो लेक्चर मिलेंगे, एंड आपको इवन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी यहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे. साथ ही आपको कुछ कंटेंट GE सेक्शन का भी मिलेगा यहाँ पे, सो दैट आपको एक कंप्लीट आइडिया लगने वाला है यहाँ पे से कि ये जो कोर्स है ये कैसे वर्क कर रहा है, इसमें कैसे चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, कैसे कवर किया गया है चैप्टर्स को, किस तरीके से आपको आपकी फैकल्टी पढ़ा रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे से एक आइडिया लग जाएगा, सो दैट आप लास्ट में एक सही इन्फॉर्मेशन के साथ सही डिसीजन यहाँ पे ले पाएंगे, दैट यू हैव टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स और नॉट. ठीक है, सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑल्सो, एंड ऑल्सो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको इसी कोर्स का, फ्री कोर्स का भी और मेन कोर्स का भी जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, सो जरूर चेकआउट करिए इस फ्री कोर्स को. सो वी विल स्टार्ट विद आवर होमवर्क क्वेश्चन. मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सो मैंने आपको कहा था एटलीस्ट आप रीड करके आना. तो आपको रीड करके आओगे तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे जब समझाई जाएगी तो आसानी से आप लोग समझ पाओगे. हमारे पास यहाँ पे 8 पर्सन थे एक स्क्वायर टेबल के अंदर. 4 पर्सन उनमें से कॉर्नर की तरफ बैठे हैं, एंड 4 पर्सन उनमें से मिडिल फेस करते हैं. ठीक है, सिटिंग एट द मिडिल फेसिंग आउटसाइड. और कॉर्नर पे जो बैठे हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड. ठीक है, तो कैसे बन रहा है डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है कि आपके पास जो कॉर्नर वाले हैं वो फेसिंग इनसाइड हैं, और जो मिड वाले हैं वो फेसिंग आउटसाइड हैं. तो 8 ऐसे आपके पास कुछ ऐसे बैठे हुए हैं पूरा. द पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर लाइक डिफरेंट फ्लावर्स. जो पर्सन कॉर्नर पे बैठते हैं वो फ्लावर पसंद करते हैं, और जो मिड पे बैठते हैं वो आपके वाटरमेलन मतलब आपके फ्रूट्स पसंद करते हैं. कॉर्नर, फ्लावर्स, मिड, फ्रूट्स. ठीक है, अब ऐसे ही हमको आगे बढ़ना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. द वन हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए. अब यहाँ पे आपको एकदम से शुरू नहीं करना है, पहली ही लाइन से. इसको साइड में कहीं पे लिख लेते हैं सो दैट हम इसको बाद में अप्लाई कर पाए. सो आपके पास क्या है यहाँ पे, सेकेंड. द वन हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कीवी. ठीक है. Who is not an immediate neighbor of A. Only one person sits between B and the one who likes sunflower. कह रहा है कि B और sunflower के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठता है. नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स जैस्मिन सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ H. वैसे हम इसको बना सकते हैं. फ्लावर्स का आपको पता है, यहाँ पे जो कॉर्नर वाले पर्सन हैं फ्लावर पसंद करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा द वन हु लाइक जैस्मिन थर्ड टू राइट ऑफ H. अभी फिर भी इसको थोड़ा होल्ड पे ही रखेंगे. H के थर्ड टू राइट जैस्मीन है. ठीक है,
ए सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक जैस्मीन। अब हम ऐसे करते हैं, एच जैस्मीन से स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज ए की पोजीशन एंड आगे चल के हमें आगे पोजीशन मिलती रहेगी। सपोज जैस्मिन हमारे पास हमने कॉर्नर इस कॉर्नर पे रख दिया यहाँ पे, ठीक है। सो जैस्मिन बैठता है थर्ड टू राइट ऑफ एच, तो थर्ड टू राइट ऑफ एच, एच यहाँ पे आएगा 1 2 3, और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं हो सकता। जैस्मिन कांट बी हेयर बिकॉज सपोज यू आर थिंकिंग दैट एच कैन बी एट कॉर्नर, तो सपोज अगर कॉर्नर पे आ जाएगा 1 2 3, जैस्मिन बिट पे जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल, तो एच की ए की पोजीशन रहेगी। ए सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ जैस्मिन, तो ए आपके पास यहाँ आ जाएगा। The one who likes watermelon is an immediate neighbor of A. The one who likes rose opposite to Lily. Okay. अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें होल्ड करना पड़ेगा। देखो, वाटरमेलन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो मेरे पास दो साइड वाटरमेलन आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है, तो मैं अभी इसको भी होल्ड पे ही रखती हूँ कि सपोज वी हैव टू पोजिशन फॉर वाटरमेलन राइट नाउ, एंड इसको ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, अभी दूसरा केस मत बनाओ। बट यहाँ पे जब लिखा है कि द वन हु लाइक्स रोज सिट्स ऑपोजिट टू लिली, अब एक साइड तो जैस्मिन बैठा है, तो लिली और रोज का क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे रोज आ सकता है, यहाँ पे लिली भी आ सकता है, और यहाँ पे रोज आ सकता है, यहाँ पे लिली आ सकता है। इसके अलावा किसी और पोजीशन में एक तो सिर्फ जो फ्लावर हैं वो कॉर्नर पे बैठेंगे, इस कॉर्नर पे रोज और लिली दोनों ही नहीं आएंगे बिकॉज उनके ऑपोजिट जैस्मीन है, राइट। सो रोज एंड लिली की एक ही ये दो पोजीशन कंप्लीट हो गई। इट मीन्स कि सनफ्लावर वाला, अब एक चीज तो इनकी वजह से फाइनल हुई दैट द सनफ्लावर पर्सन आपका वो यहाँ पे है, क्लियर है। एंड सनफ्लावर और बी के बीच में एक कंडीशन थी हमारी, सनफ्लावर और बी के बीच में आपके पास एक पर्सन है, तो बी आपके पास यहाँ गया। अब चीजें क्लियर हो रही हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब एक बोला है सी सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ जी, नाउ वी डू नॉट नो सेकेंड टू राइट ऑफ जी, एफ फेसेस द वन हु लाइक सनफ्लावर, तो एफ आपके पास यहाँ आ जाएगा। ई एंड जी सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, ई डजंट लाइक सनफ्लावर, ओके, तो ई और जी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। नाउ यू कैन नॉट प्लेस ई एंड जी एट द कॉर्नर बिकॉज कॉर्नर सारे फिल हो रखे एक के अलावा, एंड हमें दो कॉर्नर खाली होते चाहिए होते थे। एक यहाँ पे ई और जी नहीं आ सकता, सामने पे एच है, ई एंड जी मस्ट बी ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ई एन जी यहाँ आ सकता है और ई एन जी यहाँ आ सकता है, और कोई चारा है नहीं, क्लियर है। नाउ अब अगर मेरे पास मैं ये वाला यूज करूं जी वाला, जी के सेकेंड टू राइट पे सी बैठा है, जी के सेकेंड टू राइट पे सी बैठा हुआ है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे सपोज देखो मेरे पास दो पोजीशन है ई और जी के लिए, एक बार मैंने जी को यहाँ रखा, एक बार मैंने यहाँ पे जी को रखा। दूसरा केस अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो एक बार जी को यहाँ रखूंगी, एक बार यहाँ रखूंगी, एंड बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्लियर। अब उसने कहा जी के सेकंड टू राइट सी पे लिए जगह है, नहीं है, सी यहाँ नहीं आ सकता। क्या जी के सेकंड टू राइट सी के लिए यहाँ जगह है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे मैंने सी को रख लिया, सी को यहाँ पे रख दिया, क्लियर। अब एक ही पर्सन रिमेनिंग है इसमें से, तो वो कौन होगा यहाँ पे, आई थिंक ई, ई भी है, ई तो हो चुका है, डी, तो डी विल बी एट दिस पोजिशन, ओके। नाउ ये वाला केस तो नहीं होगा क्योंकि जी सी के लिए पोजीशन नहीं है, पर्सन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फ्रूट्स को धीरे धीरे रखेंगे। लिली इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो, कहता है ली, वन सेकेंड गाइस, लिली जो है वो मैंगो के नेबर नहीं है, साइड में मैंने रख दिया है, ठीक है। नीदर डी नॉर सी सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ लिली, सेकेंड टू राइट लिली के नहीं बैठे हैं, नीदर डी नॉर सी। अब अगर देखो सपोज मैंने ऊपर की साइड अगर यहाँ पे लिली को रखा, सपोज ए पर मैंने लिली को रखा, तो ए के सेकेंड टू राइट डी बैठा है, लिली के सेकेंड टू राइट डी आ जाएगा विच इज इनवैलिड, तो लिली ऊपर नहीं आ सकता, लिली आपका नीचे ही आएगा बी के पास, तो ए के पास क्या बच गया, रोज, तो रोज ऊपर आ गया, लिली आपका नीचे आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे एक फ्रूट बचा है ऑरेंज और वाटरमेलन वाला, बिकॉज उसके लिए पहले हमको यहाँ पे वाटरमेलन भी रखना पड़ेगा, ऑरेंज और कीवी वाला। चलो
द वन हु लाइक्स रोज डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट, डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट, जो रोज पसंद करता है वो इमीडिएट लेफ्ट नहीं होगा वाटरमेलन, दैट्स वाई वाटरमेलन जी पे नहीं आ सकता, वाटरमेलन आपका एच पे आ गया। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव थ्री फ्रूट्स, मैंगो, ऑरेंज, कीवी एंड मैंगो, ऑरेंज, कीवी। नाउ वी हैव कीवी जो है वो ए का नेबर नहीं है, तो कीवी कांट बी एट दिस पोजीशन, ये तो क्लियर है, कीवी तो इस पोजीशन में हो ही नहीं सकता। अब आगे क्या होगा, अब यहां पे से आपको देखो कीवी और ऑरेंज का एक रिलेशन था, इसको देखो, कीवी के सेकेंड टू लेफ्ट पे आपके पास ऑरेंज है, तो कीवी अगर यहां जाएगा सेकेंड टू लेफ्ट पे ऑरेंज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कीवी यहां हो जाएगा सेकेंड टू लेफ्ट पे आ सकता है, तो और अब यहां पे ये वाली कंडीशन भी यूज करो, यहां पे ये वाली कंडीशन भी यूज करो दैट लिली और मैंगो नेबर नहीं है, तो मैंगो आपका सिर्फ एक ही पोजीशन पे अब ये हो चुका है क्लियर यहां पे से कि मैंगो जो है वो जी पर्सन है, क्योंकि वो नेबर लिली का नहीं है। नाउ कीवी के सेकेंड टू लेफ्ट, तो कीवी यहां पे आ जाएगा एंड ऑरेंज आपका यहां पे आ जाएगा। क्लियर? नाउ ऑल द पर्सन्स आर क्लियर, ऑल द थिंग्स आर क्लियर, ये हमारा फाइनल रिलेशन यहां पे बन गया है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फर्स्ट पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट, अच्छा फर्स्ट पर्सन सिट्स immediate left of the immediate left and immediate right of the second and third if respectively, okay, जो फर्स्ट पर्सन है जैसे बी जी सी है फॉर एग्जाम्पल, बी को जी के इमीडिएट लेफ्ट होना है एंड सी के इमीडिएट राइट होना है, ये एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल। तो देखते हैं, लेट्स चेक दिस कि जी के इमीडिएट लेफ्ट में आपको बी दिख रहा है, नो दिस इज रॉन्ग, एफ सी और जी, तो पहले सी के इमीडिएट लेफ्ट में देखो आपको एफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, जी के इमीडिएट राइट में आपको एफ दिख रहा है, करेक्ट, ठीक है, तो ये वाला नहीं बैठ रहा है, एफ सी और जी को देखो, सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, जी के इमीडिएट राइट में एफ है, जी ए डी को देखेंगे तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी है एंड डी के इमीडिएट राइट में है, तो जी को देखो कहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट में दिख रहा है एंड डी के इमीडिएट राइट नहीं है बट, तो ये आपका गलत है, तो ओनली सेकेंड इज ट्रू। हु सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ सी, फोर्थ राइट सी के कौन है, तो 1 2 3 एच है, हु लाइक्स वाटरमेलन, एच का आंसर भी नहीं है, हु लाइक्स वाटरमेलन भी नहीं है, क्या ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, नो, ऑपोजिट टू ई है, नो, इमीडिएट राइट है ए के, यस, हु सिट्स सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वाटरमेलन, सिक्स्थ टू लेफ्ट, मैंगो, जी याद आएगा, अब जी के लिए क्या क्या चीज इसमें फिट बैठ हुई है, थर्ड टू राइट ऑफ सी है क्या, नहीं, सेकेंड टू राइट ऑफ एच है, यस सेकेंड टू राइट ऑफ एच है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसमें इनमें से कौन सा ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू ई, तो ई के लिए तो डी एंड बी इमीडिएट नेबर है क्या ई के, यस, ई जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी का जो ऑपोजिट बैठा है उसके सेकेंड टू लेफ्ट है, बिल्कुल, मोर देन 2 पर्सन बिटवीन ई एंड एफ फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, नो, एक में तो 2 पर्सन है, ये गलत हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू हो गया। इनमें से अलग कौन है, अब दो दो पेयर हमारे पास गिवन है, एक पेयर मतलब गिवन है हर एक क्वेश्चन में, तो डी और ए को देखो सबसे पहले, डी और ए, डी के इमीडिएट लेफ्ट है ए, सेकंड टू लेफ्ट सॉरी, सी के ई के भी सेकंड टू लेफ्ट आपका सी है, सी के भी सेकंड टू लेफ्ट आपका जी है, ठीक है, ये सारे तो सेम ही है, एफ के सेकंड टू लेफ्ट बी नहीं, बी है, डी और ई का देखो,
डी और ए नेबर है, सिर्फ यही जो है वो एडजेसेंट है एक दूसरे पर्सन के, बट बाकी सब एडजेसेंट नहीं है, तो ओनली डी एंड ई आर द ऑड वन। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार। Now, 14 persons are sitting two parallel rows containing 7 persons in each row in such a way that there is an equal distance between two adjacent persons. Now there are 14 persons. 7 एक में 7 एक में. Initially row 1 में P Q R S T U V थे. Seated all of them facing towards the east. अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट है. इन रो 2 ए बी सी डी ई एफ जी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट. तो मतलब कोई आपके यहाँ पे पी क्यू आर एस ईस्ट की तरफ ऐसे फेस कर रहे हैं और यहाँ पे ए बी सी डी वाले इधर के साइड फेस कर रहे हैं, तो ये ऐसे फेस कर रहे हैं. अब ये ईस्ट वेस्ट को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप नॉर्मल साउथ नॉर्थ लेके चलो जैसे आप जनरल केस को सॉल्व करते हो, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट जो भी होगा वो आपका नॉर्थ साउथ से सॉल्व हो जाएगा इजीली. जो हमें मुश्किल हो सकती है ईस्ट और वेस्ट में सोचने में, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा आपके सॉल्यूशन में अगर आप नॉर्थ साउथ की हिसाब से इसको कर रहे हो तो. क्लियर? तो देयरफॉर इन द गिवन सिचुएशन, गिवन सिटिंग अरेंजमेंट, ईच पर्सन सिटिंग इन रो 1 इज फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन रो 2. मतलब हर एक पर्सन जो रो 1 का है वो फेस करता है रो 2 वाले को, वाइस वर्सा. दे प्ले अ गेम. अच्छा, वो क्या करते हैं, एक गेम खेल रहे हैं, थ्रोइंग अ डाइस वाला. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डाइस थ्रो किया जा रहा है. दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस अकॉर्डिंग टू द गेम रूल्स विच आर एज फॉलोज. मतलब बाद में पहले तो वो आपने बिठाए, तो कोई ना कोई कंडीशन आपको जो ये कंडीशन दिखे आपको यहाँ पे उनको पहले अरेंज करना है. उसके बाद दे विल प्ले गेम एंड दे विल थ्रो अ डाइस. तो उस डाइस के नंबर्स के हिसाब से उनकी पोजीशन बाद में चेंज करेंगे हम. ठीक है, तो एक बिफोर अरेंजमेंट बनेगी, एक आफ्टर अरेंजमेंट बनेगी. तो बिफोर मूवमेंट मतलब कोई बिफोर मूवमेंट जब हमारे पास नहीं था, तो ये कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे. इन रूल्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पर्सन अपनी पोजीशन चेंज करके कहाँ जा रहा है. ठीक है, नाउ फर्स्ट वी विल अरेंज देम ऑल. चलो, तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज में मैं सॉल्व कर लेती हूँ. टी सिट्स, अब आपको पता है पी क्यू आर वाले जो थे आपके पास मेंबर, दे ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट. तो ईस्ट को मैं ऐसा करती हूँ, साउथ ले लेती हूँ. ईस्ट को मैंने यहाँ पे साउथ की तरफ ले लिया और वेस्ट को फिर मैं नॉर्थ की तरफ ले लेती हूँ. ठीक है, इसका मतलब जो ये ए बी सी डी ई एफ जी थे वो मतलब सॉरी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और पी क्यू आर एस टी यू वी आपके साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. बस आप कुछ भी ले सकते हो, आप नॉर्थ साउथ कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्शन ध्यान रखना कि लेफ्ट कहाँ है राइट कहाँ है. टी सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ पी. जो टी है वो फोर्थ टू लेफ्ट बैठा है पी के यहाँ पे. ओके okay? तो ये सारे तो साउथ फेस कर रहे हैं. सपोज मैंने यहाँ पे पी को भी रखा फोर्थ टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4 ऐसे. ईदर टी और पी सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. तो एक बार क्या करूंगी मैं, टी को बिठा देती हूँ एक्सट्रीम पे और एक बार मैं ऐसा करती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर पर्सन होंगे 7 के 7 नीचे भी तो होंगे क्योंकि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं इन ईच रो. ठीक है, सो एक बार मैं पी को एंड पे बिठा देती हूँ. क्लियर? चलो, ये अरेंजमेंट बन गया. नाउ वी विल सॉल्व दिस. द वन हु फेसेस पी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ. जो पी को फेस करता है वो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ है, वो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ है. सिंपल बना दिया मैंने यहाँ पे. नेक्स्ट देखो, एस सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो. तो एस यहाँ पे बैठ जाएगा, एस यहाँ पे बैठ जाएगा.
सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो मुझे नहीं पता अभी, तो सी और डी नेबर हैं एक दूसरे के, साइड में लास्ट में ऊपर लिख रही हूँ, ऊपर नहीं लिखते हैं, नीचे ही लिखते हैं भाई। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ। अब यहाँ पे देखो, पहले वाले केस में लेफ्ट ऑफ एफ कितने हैं, 4 पर्सन हैं, ट्वाइस हैं वो, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि एफ के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं वो ट्वाइस हैं जितने एफ के राइट में पर्सन हैं। तो पहले केस में एफ के राइट में 2 पर्सन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में 4 ही है, तो ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, पहला केस में सेटिस्फाई हो गया। दूसरे केस में चेक करो, एफ के लेफ्ट में ही 4 हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 हो जाएगा, तो एफ के लेफ्ट में, एफ के राइट में ही 4 हैं, तो एफ के लेफ्ट में 8 हो सकता है, नहीं हो सकते। सेकंड केस यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, ये हम यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। अभी मैं इतना ही रब कर रही हूँ, शायद क्या पता आगे हमें जरूरत पड़ सकती है। क्लियर, चलो अब आगे देखो, द नंबर ऑफ द वन हु फेसेस पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा जी, एंड दैट पर्सन इज नीदर सी नॉर डी, तो यहाँ पे ना सी आएगा और ना ही डी आएगा। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड आर सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टी एंड एस, टी एंड एस के बीच में 2 पर्सन है, तो पी और आर के बीच में 2 पर्सन कैसे आ सकता है, आर मस्ट बी एट दिस पोजिशन, राइट। टी नीदर फेसेस सी नॉर डी, टी भी आपका सी और डी को फेस नहीं करता है। अब इसका मतलब सी और डी जब आपके नेबर ही हैं, तो वो यहाँ पे देखो साथ में आएंगे कहीं ना कहीं, ना ही पी फेस करता है उनको, ना ही टी फेस करता है। दैट मीन्स कि सी और डी के लिए ये 2 पोजीशन अब खाली हो गई, कहाँ है एग्जैक्टली वो नहीं पता, बट यही 2 होंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। नो वन सिट बिटवीन एस एंड वी, इट मीन्स एस और वी के बीच में कोई नहीं बैठता, मतलब नेबर है दोनों, तो नेबर में एक ही जगह खाली है, या आगे आपका वी। एटलीस्ट 2 पर्सन बिटवीन, एटलीस्ट बोला उसने, ज्यादा से ज्यादा 2 पर्सन बैठे होने चाहिए जी और ई के बीच में, तो एटलीस्ट 2 में ई के लिए यही कंफर्म जा रहा है, तो यही होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो इसमें ए और आर डज नॉट फेस बी, आर बी को फेस नहीं करता, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा। अब एक अकेला पर्सन में, दैट इज ए, इन द लास्ट इन द सेकेंड रो ए बचा था, मैंने ए रख दिया। आर डज नॉट फेस बी, आर आपका बी को फेस नहीं करता, ये हो गया। एट मोस्ट 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एस और क्यू के बीच में एक, तो क्यू की फाइनल हो गई पोजीशन। अब यू यहाँ पे आ जाएगा अकेली पोजीशन पे बचा हुआ। यू फेसेस नीदर ई नॉर सी, अब यू जो है वो सी को नहीं फेस करता और ई को भी नहीं, तो सी आपका यू के सामने नहीं आएगा, तो कौन आएगा, डी आ सकता है, डी के लिए पोजीशन सही है, तो आपके पास यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ आपका सी। नंबर ऑफ पर्सन कंप्लीट हो गए। अब उसने लास्ट में कहा ये आपका बिफोर अरेंजमेंट, अब देखो ये आपका बिफोर अरेंजमेंट वाला हो गया है, कौन सा वाला, बिफोर मूवमेंट बोलो इसको, सॉरी मूवमेंट नहीं हुई ना, तो बिफोर डाइस रोलिंग ये है आपका। अब हम आफ्टर डाइस रोलिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आफ्टर मूवमेंट, ठीक है। तो पर्सन्स अपनी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो पहले मैं अरेंजमेंट बना के रख देती हूं। A throws the dice and gets 4. After that F throws the dice and gets 3 and finally V throws the dice. अब हम डाइस जिसने थ्रो किया देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो ए ने कितना थ्रो किया है, चलो आफ्टर मूवमेंट ऐसा करते हैं, पिछले पेज में बना लेते हैं, ठीक है। F throws the dice and gets 4 एंड एफ ने कितना किया, 3 मिला है एंड V को 1 मिला है।
Clear? Now, on throwing the dice, if odd number comes, on throwing the dice, if odd number, तीन दो odd number आ रहे हैं, then the person sitting second to left of the thrower, second to left of the thrower, कौन पर्सन, किसके सेकंड टू लेफ्ट, थ्रोअर, मतलब इस वाले केस में जो सेकंड टू लेफ्ट बैठेगा एफ के, और इस वाले केस में जो सेकंड टू लेफ्ट बैठेगा वी के, वो अपनी एक्सचेंज करेगा सीट, रुक जाओ इसको नेक्स्ट पेज में बना देते हैं यहाँ पे, इसको मैं पीछे कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, सो दैट वी विल, इट विल बी इजी फॉर अस। ओके, बिफोर मूवमेंट भी हमने कॉपी कर दिया, तो अब हम पीछे वाले मूवमेंट को, पीछे वाले अरेंजमेंट को गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। चलो, सो देखो आराम से पढ़ रहे हैं हम, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द थ्रोअर, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द थ्रोअर, तो यहाँ पे पहला थ्रोअर मान लो एफ है अभी, ठीक है, एफ को स्टार्ट कर रही हूँ मैं, एफ के सेकेंड टू लेफ्ट ये जो बी है ना, ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेगा हिज सीट विद द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द थ्रोअर। इमीडिएट राइट मतलब बी जो है वो ए के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेगा, क्लियर है, नहीं ऑपोजिट टू द वन लिखा है, हिज सीट exchanges his seat with the person sitting opposite to the one who sits immediate, मतलब जो F के immediate right बैठा हुआ है A, उसका जो opposite है that is R, तो B जो है वो R के साथ, याद रखना, because यहाँ पे the person who was sitting, पहले तो immediate right of the thrower A था, उसका भी opposite to A हमारे पास R है, तो यहाँ पे B और R एक्सचेंज कर रहे हैं पोजीशन अपनी, तो कर दो B और R को, यहाँ पे R को रख दो, सॉरी B को रख दो T के बगल पे, और यहाँ पे आपका R आ जाएगा। नेक्स्ट देखो V के लिए भी देखेंगे, ठीक है, तो V का सेकेंड टू लेफ्ट कौन है, T, V वाले केस में T इज द सेकेंड टू लेफ्ट, T अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेगा किसके साथ, फिर से देखो, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द थ्रोअर, पहले इमीडिएट राइट मतलब और थ्रोअर के एस है, एस के जो ऑपोजिट बैठा होगा यहाँ पे, तो टी अपनी पोजीशन जी के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर इधर आ जाएगा टी, इधर आ जाएगा जी, क्लियर है। ओके, on throwing the dice, if even number comes, then the person sitting immediate right of the thrower, अब जब इवन नंबर आ गया मतलब ए में, जो पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ द थ्रोअर दैट इज ई बैठता है, आप ए बैठता है ए के बगल पे, इमीडिएट राइट ऑफ द थ्रोअर एक्सचेंजेस हिज, यहां से ई अब एक्सचेंज करेगा हिज सीट विद द वन ऑपोजिट टू द थ्रोअर, विद द वन हु सिट्स ऑपोजिट, अब डायरेक्ट ए के जो ऑपोजिट बैठा हुआ है उसके सीट के साथ अरेंज करेगा, सॉरी उसके साथ आएगा, उसके एक्सचेंज होगा, 1 सेकेंड, ठीक है, तो कहा गया है कि देन द पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द थ्रोअर एक्सचेंजेस हिज सीट विद द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू द थ्रोअर,
अब यहाँ पे ऑपोजिट टू द थ्रोवर कौन है? ए का ऑपोजिट कौन है यहाँ पे? आर है, ठीक है। तो आर की सीट की जगह पे ई आएगा। तो अब हमारा ई कहाँ आएगा? ई यहां पर आएगा जहां पे पहले आर आ गया, राइट। और आर कहाँ जाएगा? उसकी सीट पे आ जाएगा। तो हमारे पास आर इधर आ जाएगा, ठीक है, और ई इधर आ जाएगा। गेट इट? चलो भाई, अब बाकी जिन्होंने जिन्होंने कुछ चेंज नहीं आया है उनको वहीं पे रख दो, ठीक है। यू, क्यू, पी, एस, वी, डी एंड सी। क्लियर है? ये हमारी आफ्टर मूवमेंट हो गई, ये हमारी बिफोर मूवमेंट हो गई। तो फाइनल अरेंजमेंट आ गया। अब इसी पे बेस आपके पास क्वेश्चन होंगे कि फाइनल क्या था, पहले क्या था, बाद में क्या था। तो यही आपके क्वेश्चन है, इनको अब आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो वी हैव 6 मैरिड कपल्स हियर। 6 मैरिड कपल्स मतलब सारे के सारे कपल होंगे, 6 लोग हैं तो कपल है ये। आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलो भाई, कह रहा है कि सर्कल में बैठे हुए हैं। तो सर्कल अगर मैं बना भी दूं, राइट, यहाँ पे सर्कल बनाया मैंने, 6 पर्सन का अरेंजमेंट मैं बना रही हूं ऐसे, राइट। तो आपके पास ये क्या कह रहा है? तो ये ऑपोजिट भी बनाना है। एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट एज पर्सन, उन सभी की क्या है? डिफरेंट एज है। द कपल्स आर नॉट सिटिंग टूगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द कपल्स आर नॉट सिटिंग टूगेदर, साथ में नहीं है। डी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द वन, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। डी जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट बैठता है ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू अ पर्सन हुज एज इज 40। अब ध्यान से देखो, हु सिट्स ऑपोजिट टू पर्सन हुज एज इज 14, मतलब जिसकी सपोज मान लो इसकी 40 है, यहाँ पे 40 है, 40 के अपोजिट जो बैठा होगा उसके, आपके उसके भी सेकंड टू लेफ्ट पे, उसके भी सेकंड टू लेफ्ट पे आपका डी बैठा हुआ होगा। क्लियर है? चलो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड 32। अब ऐसा करते हैं, एक बार 32 यहां रख लेते हैं और 40 डी, और एक बार 32 यहां रख लेते हैं। ई सिट्स, ठीक है, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वाइफ ऑफ ए। ए की वाइफ जो होगी उसके इमीडिएट राइट आपके ई बैठता है। ई इज अ फीमेल, ई एक फीमेल मेंबर है। हु सिट्स ऑपोजिट टू द सेकेंड ऑफ, ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकेंड टू राइट, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हुज 32। अब इसको भी ध्यान से सीखो। पहले लिखा है हुज एज इज 32, मतलब 32 वाला पर्सन। सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 32 कौन है? देखो पहले, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 32 यहाँ पे ये पर्सन है। क्या बोला गया है इसके लिए? ई जो है वो ऑपोजिट बैठा है किसके? जो इंसान सेकेंड टू लेफ्ट है 32 के, इसके ऑपोजिट यहाँ पे ई बैठा है, तो ई यहाँ आ जाएगा। एक बार सेकेंड टू लेफ्ट आपके पास यहाँ पे 1 2, सेकेंड टू लेफ्ट 1 2, एंड उसके ऑपोजिट आपका ई बैठा हुआ है, ठीक है। एक बार यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बार इधर बैठा हुआ है। अब आगे बढ़े। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ ए। ओके, ए बिठाया गया, हमने यहाँ पे नहीं रखा भी। अभी ए को और एफ को ऐसे छोड़ दो, इसको हम बाद में रीड करके पढ़ेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। द ए, हस्बैंड की एज जो है वो वाइफ की एज से ज्यादा है। एफ इज नॉट अ स्पाउस ऑफ सी, एफ और सी मैरिड नहीं है। डी एक फीमेल मेंबर, तो ई और डी फीमेल हो गई। ए तो ऑलरेडी मेल है क्योंकि ए की वाइफ है। क्लियर? चलो आगे देखें। डी भी एक फीमेल है। देर इज अ 5 एज ग्रुप। ओके, तो अब यहां से थोड़ा आगे देखो, हमने 32 के हिसाब से अलग अलग चीजें रख दी थी। अब ए की वाइफ को कहा गया है, ए की वाइफ की इमीडिएट राइट ई बैठता है, ई तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इमीडिएट राइट एक बार ए की वाइफ ये आ जाएगी वेरी इजिली, और इमीडिएट राइट ऑफ एज वाइफ अगेन यही आएगा। अब कौन है वो हमें नहीं पता, चलो
एफ को रखना स्टार्ट करते हैं। एफ और 32 का कुछ था ना, यहाँ पे ए का कुछ था। 1 सेकेंड। अब यहाँ पे उन्होंने कहा जो कपल होंगे वो साथ में भी नहीं बैठे होंगे, ये कहा था ना कि कपल्स कांट सिट टुगेदर। तो याद रखो कपल्स आपके साथ में तो नहीं बैठे होंगे। और ई और डी ऑलरेडी फीमेल आ चुकी हैं, ए मेल है, ए की वाइफ की पोजीशन है मेरे पास। अब उसने एक चीज यहाँ पे कही थी दैट सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एज स्पाउस, कि सी जो है वो ए के स्पाउस के अगल बगल नहीं बैठेगा। अब सी की या तो ये पोजीशन होगी या तो ये, नेक्स्ट केस में भी सी की या तो ये पोजीशन होगी या तो ये पोजीशन होगी, दो पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है। ए के स्पाउस के बगल पे नहीं आएगा। ओके, एफ सिट्स इमीडिएट राइट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट सेकेंड टू राइट ऑफ ए। अब देखो अगर मेरे पास ए के सेकेंड टू राइट पे कोई पर्सन यहाँ पे है तो उसके इमीडिएट राइट पे एफ है, तो यहाँ पे एफ कहाँ हो गया, थर्ड टू राइट ऑफ एफ ए। और अगर सिक्स पर्सन के डायग्राम में मेरे पास दो पर्सन किसी के बीच में, तो ऑब्वियसली वो ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, राइट। तो ए और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट है। नाउ इट्स कंफर्म। अब ए और एफ अगर ऑपोजिट हैं, अगर ए और एफ ऑपोजिट हैं तो ऐसे तो ऑपोजिट नहीं आ सकते क्योंकि एक जगह ई है, ऐसे भी नहीं आ सकते क्योंकि एक जगह डी है। तो सिर्फ कौन सा वाला बन रहा है सही, ये वाला, कि एक साइड ए होना चाहिए एक साइड एफ। तो जहां पे ए की वाइफ है वहां ए तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो वहां पे एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। क्लियर। अब जहां ए आ चुका है वहां सी तो आ नहीं सकता है, सी की पोजीशन फिक्स कर दी मैंने ये वाली। क्लियर। नेक्स्ट केस में भी देखो, यहां आपके पास ए और ए का पार्टनर नहीं आ सकता। अब ए का पार्टनर दो साइड आ सकता है, ऐसे आ सकता है, सॉरी ए और एफ बोला है उसने, ए और ए का पार्टनर नहीं, ए और एफ बोला है। तो ए आपका यहां पे तो नहीं आ सकता, दैट इज क्लियर, बट एफ आ सकता है। तो अभी मेरे पास दो चांसेस हैं, इस वाले में दो चांसेस हैं कि जहां पे मेरे पास ए और एफ आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करें, वहां पे सी कैसे आएगा, वहां पे तो डी है ना ऑलरेडी। तो ए और एफ की पोजीशन जो है वो मेरे पास दो तरीके से यहाँ पे बन रही है। अगर मैं देखूं दो तरीके से एफ आ सकता है यहाँ पे, तो क्या करें, दो केस बना दें। चलो यहाँ पे से दो केस इसको आगे कैरी ऑन कर लेते हैं। ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ अभी, ये हमने वैसे भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमारे पास ई ऑलरेडी है, डी ऑलरेडी है, 32 की एज है, 40 की एज है, और ये पर्सन यहाँ पे ए इज वाइफ है। ठीक है, अब एक बार करते हैं एफ को 32 पे रख देते हैं और एक बार 32 को एफ को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, एफ अगर 32 एज वाइफ हो गया तो ए यहाँ पे, मतलब ए और एफ एक बार मैंने ऐसे करके बना लिए ना, और एक बार ए और एफ का पोजीशन ये वाला रख लिया, तो ए और एफ में से यहाँ पे अभी कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर। चलो अब सी की पोजीशन जो बनाई थी मैंने, एक केस में जहां पे ए आ चुका है वहां पे सी यहां आ जाएगा, एक केस में यहाँ पे सी आ जाएगा। क्लियर। अब अकेला आई थिंक बी बचा है, एंड बी इज वाइफ, तो बी अकेला यहाँ पे आ जाएगा, बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर वाले केस में भी, फर्स्ट केस में बी आपका यहाँ आ जाएगा। सारे पर्सन हो गए, अब सिर्फ रिलेशनशिप और उनकी एज का पता करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, ए ऑलरेडी एक मेल मेंबर है, वो मैरिड होगा किसी से, ई एक फीमेल है, वो भी मैरिड होगी किसी से, डी एक फीमेल है। अब अगर पहले केस के हिसाब से लगाऊं, फर्स्ट केस के हिसाब से, तो यहाँ पे एफ जो है वो ए की वाइफ है। ठीक है, अभी मैं वो कर रही हूँ, एफ जो है अभी फर्स्ट पे चल रहे हैं, एफ जो है वो ए की वाइफ है, बी और सी तो मैरिड नहीं हो सकते,
सी और एफ भी मैरिड नहीं हो सकते। बी और सी क्यों नहीं हो सकते? बी और सी तो नेबर ही है। इसका मतलब देखो, एफ, ई और डी अगर फीमेल हो चुके हैं तो बी और सी मेल होंगे। क्या होंगे? बी और सी मेल होंगे। तो यहाँ पे बी कैन बी मैरिड टू सी, ओ सॉरी, बी कैन बी मैरिड टू ई, सी कैन बी मैरिड टू ई ऑल्सो, राइट। एक चीज लिखी गई है यहाँ पे, देखो अब लास्ट में पढ़ो। E's एज इज ट्वाइस दैट ऑफ E's एज। E की एज का ट्वाइस है A की एज। अब उसने लास्ट में एक लाइन भी बोली है, किसी की भी एज, नो वंस एज इज मोर देन 50। अब पहले केस के हिसाब से मैं चलूं तो फर्स्ट केस में मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में मेरे पास क्या आ रहा है कि E की एज जो है वो 40 आ रही है। अगर 40 का डबल A हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला तो यहीं पे गलत हो गया। अब मैं ऐसा करती हूँ, जो मैंने ये साइड में बनाया था इसको हम इसको भी लेंगे। ये वाला केस तो यहीं पे गलत हो गया। नीचे वाले केस में देखो अगेन, अब ए की एज जो है ट्वाइस है ई की एज के, तो ई की एज 20 हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला केस ले रहे हैं। यहाँ पे भी आपका अभी भी एफ ही वाइफ है, तो एफ फीमेल हो चुके, सी, ई और डी फीमेल है। आपके पास यहाँ पे सी मैरिड नहीं हो सकता ई से, क्यों? क्योंकि सी और ई बगल में है, राइट। तो सी मस्ट बी मैरिड टू डी हेयर एंड बी देन मस्ट बी मैरिड टू ई। क्लियर? सी को मैंने ई से क्यों नहीं मैरिड कराया? तो सी और बी तो ये तो पक्का था कि यहाँ से फीमेल मेल हो चुके हैं मतलब, और बी और ई मैरिड होने चाहिए। सी ई के बगल में तो वो उससे मैरिड होगा ही नहीं, क्योंकि कपल्स कांट सिट टुगेदर। मैरिड कपल कंप्लीट आ चुके हैं। अब उसने कहा बी और बी की जो वाइफ होगी उसके बीच में 5 साल का डिफरेंस है। सी की जो वाइफ है उसका 29 एज है, सीज स्पाउस इज 29। तो चलो यहाँ पे बना लो सेकेंड केस में, सी की जो स्पाउस है दैट इज डी, वो 29 ईयर्स का है। 10 ईयर्स का डिफरेंस है सी और बी के अंदर। तो अभी रुक जाओ, इसको देखते हैं यहाँ पे हम सी और बी के एज की डिफरेंस कैसे निकालेंगे। 5 ईयर्स का डिफरेंस है, ओके। ये भी ध्यान रखना कि हस्बैंड इज एल्डर देन द वाइफ। ओके ओके, देयर इज 5 years एज डिफरेंस बिटवीन बी एंड द बीज वाइफ। 5 years एज डिफरेंस बिटवीन बी एंड बीज वाइफ। अब बी की वाइफ है यहाँ पे ई, तो ई अगर 20 होगा तो 25 आपके पास बी हो गया कि नहीं हो गया। सी आपके पास सी और बी के बीच में अगर 10 ईयर्स का डिफरेंस है तो सी कांट बी 15। वाई? बिकॉज सी की जो वाइफ है डी वो ऑलरेडी 29 है, तो बड़ा ही होगा, तो 35 आपके पास सी की एज आ गई। अब मेरे पास आई थिंक सबकी ही एज आ गया, रिलेशनशिप भी आ ही गया है। तो लेट्स सी, ये तो कंप्लीट हो ही गया है हमारा, कंफर्म हो गया है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलो यहाँ पे अगर इसमें देखूं मैं, इस वाले में क्या फिल कर रखा था हमने, बी हो चुका है वाइफ। अगर ए, क्योंकि मुझे बी का पहले नहीं पता था, है ना, तो यहाँ पे इस वाले केस में देखो, सेकेंड वाले में देख रही हूँ मैं, जो लास्ट हमने बनाया था ना साइड में ग्रीन पेन वाला, इसको देख रहे हैं। ए की वाइफ, एज वाइफ ऑलरेडी यहाँ पे बी हो रही है, चलो ठीक है, लेट्स सी। अब सी और डी तो मैरिड नहीं हो सकते, सी आपका एफ से भी मैरिड नहीं है। अब आप एक चीज बताओ, ई और डी ऑलरेडी फीमेल है, ई और डी ऑलरेडी फीमेल है, ठीक है, डी भी किसी से मैरिड होगा। अब सी आपका डी से मैरिड नहीं हो सकता क्योंकि उसके बगल में है। क्लियर? एफ से तो मैरिड हो नहीं सकता, मना किया हुआ है खुद से, तो सी आपका ई से मैरिड हो जाएगा, राइट। और डी किससे मैरिड हो जाएगा? एफ से, क्योंकि यहां पर डी एफ से ही मैरिड बचेगा। तो हमारे पास एफ ऊपर आ गया और ए आपका यहां पे आ गया। बट अगेन ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ए की वाइफ और ए साथ में नहीं हो सकते, और डी का पार्टनर और डी भी साथ में नहीं हो सकते, तो ये वाला केस यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कपल्स कांट सिट टुगेदर। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने मैरिड ट्री बनाना चाहा और उसके हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आ गए हैं। चलो, तो यही हमारा करेक्ट होगा, ये इसके लिए है। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ डीज स्पाउस? डी की स्पाउस मतलब डी का स्पाउस दैट इज सी की एज है 35 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए की एज 40 है क्या? यस 40 है, आई थिंक 40 ही थी।
बीज स्पाउस इज ई, बी की शादी ई से हुई है, ये भी ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन डी एंड एफ व्हेन काउंटेड टू राइट ऑफ डी, तो राइट ऑफ डी 1 और 2, एफ और डी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, दैट इज बी। कैसे काउंट किया? डी के राइट डायरेक्शन को काउंट किया है, जो बोला गया है वही करना है, तो ऑल आर करेक्ट है। इनमें से ऑपोजिट टू बी कौन बैठा है? सी है। सी मतलब सी किसका स्पाउस है? डी का स्पाउस, ये वाला करेक्ट होगा। सम ऑफ डी एंड एज स्पाउस, ए का स्पाउस मतलब एफ, दैट इज 32, और डी की एज क्या आ रही है? 29, तो ये क्या हो गया? 561। अब इनमें से अलग बताओ कौन है? सी और ए, तो मेल ही है वैसे, अगर मेल और फीमेल का है। इमीडिएट राइट ऑफ, ये भी मेल है, ठीक है। सेकंड टू राइट ऑफ बी, ये आपकी फीमेल है, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी भी एक मेल है। तो सिर्फ डी वाला अलग होगा कि जो यहाँ पे पर्सन की बात की गई थी वो एक फीमेल है। क्या है? फीमेल है। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ चलें। यहाँ पे से इसको अब रीड करेंगे, इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, आपको कोड फाइम टाइप में डाल दिया, थोड़ा पजल टाइप में कर दिया आपको। बट करना क्या है, आपको यहाँ पे रो में ही अरेंज करना है। 12 पर्सन्स है मेरे पास, आर सिटिंग इन 2 हॉरिजेंटल रोज एंड एडजेसेंट पर्सन्स इन द सेम रो आर इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर। कह रहा है कि 12 पर्सन है इन 2 हॉरिजेंटल रोज एंड एडजेसेंट पर्सन्स इन द सेम रो, 2 horizontal rows and adjacent person in the same row are equidistant to each other. The person whose branch, अच्छा तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 पर्सन ऊपर है, 6 पर्सन नीचे की साइड है। The person whose branch is mechanical are sitting in row 1 facing south. The person whose branch is electrical are sitting in row 2 facing north such that 6 person sit in each row. कह रहा है जो रो 1 है उसमें मैकेनिकल वाले बैठे हैं फेसिंग साउथ, ठीक है। रो 2 है उसमें इलेक्ट्रिकल वाले बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। इसमें कहा गया है, अरेंजमेंट कोडेड फॉर्म में दी है, जे बिलोंग्स टू द मैकेनिकल ब्रांच। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि जे आपका मैकेनिकल में है तो जे मस्ट बी फेसिंग साउथ, दैट इज क्लियर। अब ये कोड फॉर्म में उनकी पोजीशन गिवन की गई है। देखो ए एट बी, अब मतलब दो एलिमेंट के बीच में ए क्या डिफाइन कर रहा है, पहले तो देखो, इफ ए इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन 3 पर्सन है ए और बी के। अब ये ए और बी बार बार चेंज होता रहेगा एलिमेंट्स, बट 3 पर्सन उन दोनों के बीच में है। यहाँ पे एट क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर ये एट मल्टीपल ऑफ 5 है तो सिर्फ 2 पर्सन होंगे ए और बी के बीच में। अगर ये एट मल्टीपल ऑफ 7 है तो ए और बी ऑपोजिट है एक दूसरे के, सिंपल। अगर एट मल्टीपल ऑफ 11 है तो ए और बी, ए जो है वो इमीडिएट राइट है बी के, अलग अलग पोजीशन है। अगर एट यहाँ पे प्राइम नंबर है तब ए एडजेसेंट नहीं है और ना ही ऑपोजिट है बी के। अगर 13 से मल्टीपल है तो ए सेकंड टू लेफ्ट है। अब यहाँ पे जो ये आपका पूरा ये काम आएगा वो यहाँ आएगा, क्योंकि ये जो एट की वैल्यू है दैट इज बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन 2 एलिमेंट समथिंग विच इज देयर, ये हमारा एक अरेंजमेंट फॉर्म करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज में मैं आपको करके दिखाती हूँ। दिस इज द अरेंजमेंट है, ओके, एंड नाउ वी हैव द कंडीशंस टू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वी, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो मेरे पास आपको पता है 2 हॉरिजेंटल रोज थे एंड पर्सन्स साउथ एंड नॉर्थ हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे पहले कहा गया है V19S। V19S का क्या मीनिंग है? अब यहाँ पे एक और चीज भी कही गई, A0 मीन्स ए डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब जे को मैं जे को लेके चलती हूँ। देखो जे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी जे के लिए थी कि जे आपका साउथ फेसिंग है, तो जे से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जे से मुझे एक ही केस बनाना पड़ेगा, 4 केस नहीं बनाने पड़ेंगे। J0 का मतलब है जे आपका एंड पे नहीं बैठता है किसी भी। जे साउथ है तो जे नीचे की तरफ देख रहा है। जे से रिलेटेड टी है और टी से भी रिलेटेड आएगा क्या कुछ? नहीं, टी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर टी देख लो भाई, टी है कहीं? नहीं, टी नहीं है।
तो हमें बनाना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वी एस और एफ की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ध्यान से देखो, वी एस और एफ की है। सेकेंड वाला जो पॉइंट है, पी की है, एच की है, वाई की है, ई की है, क्यू की है, एम की है। तो सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में है, इस सेकेंड वाली रो में है। तो मैं इस वाले को स्टार्ट करती हूँ, पी वाले को। ठीक है, इस वाले को हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बार। तो चलो, P9H, अब P9H मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 पर्सन है P और H के बीच में। तो यहां से मैं बना रही हूं, P और H के बीच में 3 पर्सन है। H26 13 का मल्टीपल, HY के क्या है, H जो है मतलब A, मतलब तो H हो गया A, HY का सेकेंड टू लेफ्ट है। ठीक है, Y28E का मतलब है 7 का मल्टीपल, और 7 का मल्टीपल है ऑपोजिट। तो Y और E एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। E22 11 का मल्टीपल, तो E इमीडिएट राइट है Q के। Q10M, 10 मतलब 5 का मल्टीपल, 2 पर्सन है Q और M के बीच में, और M आपका एंड पे नहीं बैठा है। T18 और J का मतलब है 3 का मल्टीपल, राइट, 3 पर्सन बिटवीन T एंड J, और J भी एंड पे नहीं बैठा है। ठीक है, आगे वाले में देखो, V, S और F, ये मैं सब डिकोड कर रही हूं अभी, तो हम आराम से अरेंजमेंट पे देखेंगे। V19S, 19 का मतलब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का क्या था कि A डजंट नॉट सिट एडजेसेंट और ऑपोजिट टू V, तो V है, V is not opposite to S nor adjacent to S, ये याद रखना। ठीक है, S और 12 और F में है 52, दैट इज 13 का मल्टीपल, तो S इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ F, S इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ F, ये आ गया। अब मेरे पास यहां से अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो जब आपने अरेंजमेंट स्टार्ट की, तो आपके पास सपोज एक बार हम पी एच वाले पॉइंट को ऊपर नीचे रख के देखते हैं। ठीक है, तो y एक बार मेरा ऊपर की साइड मैंने रखा, और एक बार मैं ऐसा कर रही हूँ नीचे की साइड y को रख रही हूँ। y और ये ऐसे हैं, y के सेकेंड टू लेफ्ट की साइड, सेकेंड टू लेफ्ट की साइड यहाँ पे h है। ये सारे ऊपर वो जो मैं बिठा रही हूँ वो ऊपर साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। डायरेक्शन ध्यान रखना कि राइट कहाँ है लेफ्ट कहाँ है। ठीक है, सेकेंड टू लेफ्ट ऊपर रखा था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे h इधर आ जाएगा, इधर की साइड को। क्लियर, h और p का था कि h और p में 3 लोग बैठते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, h और p में 3 लोग बैठते हैं, तो वो दोनों साइड आ सकता है भाई, अब कहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ से भी 2-2 केस बन जाएंगे, दिख रहा है। तो 1 2 3, अगर मैंने यहाँ पे P को यहाँ रखा, और अगर मैंने यहाँ पे से Y यही था, H को यहाँ रखा, और 1 2 3 P को यहाँ रख दिया, क्योंकि 7 पर्सन है, टोटल 14 थे ना, 12 थे, सॉरी 1 सेकेंड, 12 पर्सन है ना गाइज, तो 12 में 7 पोजीशन। अब देखो, अगर मैंने H के साथ P को यहाँ रख दिया तो ये आपके 7 हो रहा है, जबकि एक रो में 6 पर्सन ही बैठेंगे, तो ये तो हो गया गलत। तो हमारा पहला ही केस इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, आपको मैंने समझा भी दिया। नेक्स्ट में भी देखिए, अगर मैं P को 1 2 3 यहाँ पे रखूं, तो अगेन ये मेरे पास 7 पर्सन हो रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 और P आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलो इतना तो सही है कि एक यहाँ से दोनों केस का कोई अलग एक्स्ट्रा केस नहीं बना, सब केसेस नहीं बन रहे हैं। क्लियर है, तो एक बार y को मैंने नॉर्थ करके स्टार्ट किया, एक बार साउथ करके स्टार्ट किया, केस 1 केस 2। अब p h रख लिया है, h y रख लिया, y e रख लिया, q और e को देखो, q के इमीडिएट राइट आपका v है, तो q आपका कहाँ आ जाएगा, देखो q के
इमीडिएट राइट है आपके पास v, क्योंकि इमीडिएट राइट यहाँ पे e आ जाएगा। y और e एक दूसरे को फेस करते हैं तो क्योंकि इमीडिएट राइट यहाँ पे आ जाएगा। q जो है और m जो है उस पे दो लोग हैं बीच में। अगर देखो यहाँ पे मैं q और इस साइड को m नहीं बिठा सकते, अगेन ज्यादा पर्सन हो जाएंगे ना, तो m आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब उसने बोला कि m जो है वो एंड पे नहीं है, ऑब्वियसली फिर m के बगल में एक और आएगा पर्सन, दोनों केसेस में। इस वाले में भी आपके पास इधर के साइड में q को m को एक्स्ट्रा नहीं बिठा सकती क्योंकि ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 और 2 m इधर आएगा। अब उसने कहा m एंड पे नहीं है, तो दोनों केसेस में एटलीस्ट एक पर्सन m के बगल पे होगा, एक ना एक तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। तो m के बगल पे मैंने एक पर्सन के लिए जगह रख दी। अब 6 हो गए आपके पास, तो ये कंफर्म हो गया अरेंजमेंट 6 का यही है, 6 का फ्रेम बन गया ये कंप्लीट। अब इससे बाहर कुछ नहीं बनाओगे, राइट। चलो यहां तक कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी टी एंड जे। टी और जे के बीच में आपके पास 3 पर्सन है और जे आपका साउथ फेस करता है, 1 2 3 और टी और जे। तो देखो जे एंड पे भी नहीं है, तो टी आपका यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, यही 3 पोजीशन कंफर्म है क्योंकि जे साउथ ही फेस करेगा। नेक्स्ट वाले में देखो, अगर मैंने टी और जे को यहाँ पे किसी को भी रखा है एक को, तो 1 2 3 यहाँ पे जगह खाली होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर टी और जे को रखा मैंने, तो 1 2 3 यहाँ पे जगह क्यू खाली होनी चाहिए थी, बट क्यू है ऑलरेडी, तो गलत हो गया। और यहाँ पे रखोगे तो 3 पर्सन तो टी और जे के बीच में कभी हो ही नहीं पाएंगे। नीचे टी और जे नहीं आ सकता क्योंकि जे आपका साउथ ही फेस कर रहा है, तो ये वाला केस यहीं पे रॉन्ग हो गया, बिकॉज ऑफ टी एंड जे मेरा यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, फर्स्ट ही केस को कैरी ऑन करती हूँ। क्लियर, टी और जे हो चुका है। एस और एफ का है, देखो एस और एफ दो लोग हैं और एक ही रो में आने वाले हैं, इसका मतलब एस और एफ एक ही रो में आएंगे, वो कहाँ पे रहेगा, सेकंड रो में, क्योंकि वही जगह बची है बस। तो एफ यहाँ होएगा, एस यहाँ हो जाएगा, बस। अब एक एक पर्सन बचा है, उसे आप फिल कर सकते हो जो आपकी लिस्ट गिवन है। सी ई, सी नहीं फिल किया है तो सी भी आएगा कहीं पे, और क्या है, वी भी है, आई थिंक वी नहीं फिल किया है, तो वी आपका ऑपोजिट नहीं होगा एस के, ये क्लियर है कि वी आपका एस के ऑपोजिट हो ही नहीं सकता है, तो वी मस्ट बी एट दिस पोजीशन एंड देन सी मस्ट बी एट दिस पोजीशन। सो दैट्स वाई गाइज, ये हमारा फाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल टाइप का था, थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अरेंजमेंट कैसे थे, थोड़ा अलग फॉर्मेट में दिया था, बट उस अरेंजमेंट को पूरा उन्होंने समझाया हुआ था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम आए तो उनको इग्नोर मत करना, वो अच्छे मतलब थोड़ा सा टाइप ऑफ डिफरेंट दिखते हैं, बट कई बार थोड़ा रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए, सो नाउ दिस वन क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके ब्लड रिलेशन भी है, इसमें आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, डेजिग्नेशन भी है, और साथ ही साथ इसमें आपका सिलेक्शन बेस्ड या सॉरी मंथ प्लस डेट भी है। तो ये कितना, इसमें सारी चीज़ें साथ में हो रही है, तो आराम से इसको सॉल्व करो क्योंकि नया नहीं है, ये कुछ पुराना ही है। तो मंथ प्लस डेट आपने इसमें डाल दिया, आपने इसमें डेजिग्नेशन भी डाल दी, ठीक है। इसमें आपका ब्लड रिलेशन, फैमिली है, आई थिंक ये मैरिड कपल वकपल भी कुछ इसमें, हाँ, तो थोड़ा सा ब्लड रिलेशन भी है। तो ये तीनों चीजें हैं इसके अंदर, और तीनों चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए। चलो, now one more question. राकेश अटेंड्स IBPS पीरियो प्रीलिम्स एग्जाम मॉक्स ऑन डिफरेंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ये सारे उसके प्लेटफॉर्म एग्जाम हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां उसने टेस्ट दिया होगा। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो मंडे टू संडे वीक बेस्ड है, जिसमें इनके अलग अलग डिफरेंट मार्क्स हैं, 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मार्क्स अरेंज करने हैं, प्लेटफॉर्म्स अरेंज करने हैं, पर्सन्स अरेंज करने हैं। बट मंडे टू, ये लग रहा है क्लासिफिकेशन होगा कि मैम 7 मार्क्स, 7 प्लेटफॉर्म्स और 7 पर्सन, नहीं, यहाँ पे आपके पास क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे बोला है उसने, मंडे टू संडे बोला है, इट मीन्स सीक्वेंस होगा वहां पे एक, तो सीक्वेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, मंडे टू संडे के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बोला ही डिड नॉट स्कोर हाईएस्ट इन द अनअकैडमी, मतलब हाईएस्ट के लिए आपको बताया है कि अनअकैडमी वाले पे उसने
90 नहीं किया हुआ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी, बहुत ही आसान है ये, इसको आप इजीली कर लेना। ओके, चलो, बहुत आसान भी नहीं है, पर दो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा मार्क्स का ध्यान रखना कि मार्क्स में क्या क्या हो रहा है। ओके, चलो, तो ये वाला भी होमवर्क है और वीक बेस्ड पजल है ये वाली। क्लियर? चलिए, वेरिएबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे से आप में से जो भी पर्सन है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नाउ देयर विल बी समवन हु हैज़ बैंकिंग एग्जाम्स इन माइंड टू। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनका आरबीआई ग्रेड भी जो दे रहे होते हैं, उनका एक ऑप्शन बी की तरफ से वो बैंकिंग एग्जाम्स भी रख रहे होते हैं, राइट। या फिर जो बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं सपना आरबीआई का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, कॉम्बो कोर्स मिल रहा है आपका आरबीआई ग्रेड ए बी के लिए भी और बैंक के लिए भी। तो दिस इज बैंक महापैक प्लस आरबीआई ग्रेड ए बी कोर्स। यहाँ पे ये आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, इसके अंदर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, जो आरबीआई के लिए भी होंगे अलग से, फेज 1 फेज 2 सब के लिए जितने भी सब्जेक्ट आपके ने आने वाले हैं, उन सभी के लिए ऐसा कोई भी सब्जेक्ट छूटने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों में आता है, पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अलग अलग तरीके से आता है ना, दोनों में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। आपका रीजनिंग, आपका क्वांट्स, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इन सभी के लिए आपको ये हेल्प करने वाला है। आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, हर एक एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे उसका फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। वीकली मेंटोर टॉक सेशन भी मिलेगा। ये मेंटोर टॉक सेशन आपके ना बिल्कुल लाइव होते हैं, आपके वीकली बेसिस पे होते हैं लाइव, बिल्कुल आप इन अपने में अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस कोर्स में एनरोल कैसे कर सकते हो, 3 वेज हैं आपके पास। फर्स्ट, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का। सेकंड, आप हमारी वेबसाइट से, सॉरी, हमारे प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैब लर्निंग सोल्यूशन। एंड थर्ड, यहाँ पे आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि वेबसाइट विजिट करके हमें कैसे यहाँ पे कोर्स कहाँ पे विजिबल रहता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको वेबसाइट तक ले चलूँ, तो ये आपकी वेबसाइट है, इसमें आपको कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे यू विल चूज आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज एंड देन यू विल स्क्रॉल डाउन एंड कॉम्बो पे जो आपको जाना है, कॉम्बो पे आपको मिलेगा ये वाला कोर्स, आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा। एज यू कैन सी देयर आर डिफरेंट, 1 सेकेंड, ये रहा, ठीक है। आपको यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे सिंगल में ही आपका ये, ठीक है, यहाँ पे आपको विजिबल दिख रहा है ये आरबीआई ग्रेड ए बी बैंक महा कोर्स। यहाँ पे आपके पास पूरा आरबीआई ग्रेड ए बी जितना भी आपका फेज 1 है, फेज 2 है, सारे रेलेवेंट मटेरियल आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ और चीज़ें जाननी है तो नो मोर पे भी आप जा सकते हो, साइलेंट फीचर समझ सकते हो इस पूरे कोर्स में, क्या क्या चीज़ें आपकी आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए है या फिर आरबीआई के लिए है। देखो, जनरल अवेयरनेस भी आपको बताया गया है, आरबीआई के लिए अलग से है, बैंकिंग के लिए अलग से, सब चीज़ के लिए अलग से। तो यू कैन कम्प्लीटली एक्सप्लोर दिस कोर्स एंड देन यू कैन डिसाइड। ओके, सो यहाँ पे से आप देख सकते हो, मैंने आपको सारा बता दिया। एंड नाउ गाइज, इफ़ यू आर थिंकिंग दिस सेशंस आर हेल्पिंग फॉर यू, तो लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। वट एवर इज़ योर फीडबैक, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो वी विल एंड दिस सेशन नाउ, एंड आज के सेशन में बस इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम उससे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन एक डिस्कस करने वाले हैं, एक अपना, और उसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू सो मच एवरीवन।